ओके गाइस, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा दैट इज साइंस। सेम डेट है आपकी 31 Jan 2021। लेवल 2 वालों के लिए है, यहाँ लिखा भी है पेपर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको इसमें से सही ऑप्शन को बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। यहाँ पे पूछा है कि शिथिलन या फिर सिकुड़ के बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें कौन हेल्प करता है। तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ी है। ये चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। जो मसल्स होती है ना, वो आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं, और जो मसल होता है उसी की वजह से ही आपकी बॉडी की जो है वो मूवमेंट होती है। अगर मसल्स रिजिड हो जाएं, जैसे कई बार लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, या फिर आपका कोई मसल ब्रेकेज हो जाता है, तो उस केस में आपने देखा होगा आपको बॉडी मूवमेंट में बहुत दर्द होता है, पेन होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो मूवमेंट होती है उसमें हमेशा मसल जो है वो क्या करती है, रोल प्ले करती है। हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स अ स्केलेटन, यहीं से पकड़ लीजिएगा। हार्ड स्ट्रक्चर मतलब क्या है, बोन्स है। और कंकाल किसका बनता है, बोन्स का। 206 बोन्स होती है, तो वही तो आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ क्या होगा आपका, बोन्स। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड, स्केलेटन जो होता है वो बोन्स का बनता है, लेकिन सिंपल उसमें बोन्स नहीं होती, उसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज भी होते हैं। कार्टिलेज का होता है आपका जैसे कान, कान में आप जब उसको टच करेंगे, ईयर जो पिन्ना वाला पोर्शन होता है, आप जब उसको मोड़ेंगे तो वो हल्का सा टाइट लगता है, लेकिन वो इजीली फ्लेक्सिबल भी होता है, तो वो क्या होता है आपका कार्टिलेज। जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर, जो चेस्ट बोन होती है आपकी और जो बैक बोन होती है उनको साथ में एक बांध के रखता है, मतलब बक्से की रचना करता है, तो वो क्या होता है आपका रिब केज। जैसे ये आपकी बैकबोन हो गई, तो यहाँ से आपके क्या निकलते हैं, ये अस्थि पिंजर जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिब केजेस, ये क्या करते हैं आपके बैकबोन को और आपकी जो चेस्ट बोन्स होती हैं उनको बांधने का काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी मूवमेंट में कौन हो गया, मसल, ए का है 2, तो ये हो गया ए का 2। बी का क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन, बोन्स होती है, बी का 4 हो गया। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड, कार्टिलेज हो गया। और जॉइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन एनक्लोजर, ये क्या हो गया, डी का 4th। ठीक है, सॉरी, डी का हो गया आपका 3rd। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हॉर्मोन्स। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी बॉडी में एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, ये क्या होती है आपकी डक्टलेस होती है, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये क्या होती है आपकी डक्ट में बहती है, मतलब एक नली होती है जिसमें बहती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, एक होता है पेनक्रियास, पेनक्रियास जो होती है वो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती है और एंडोक्राइन भी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं और इसमें एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। इट सिक्रीट्स थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो गलगंड रोग जो है वो हो जाता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है ना, ये एक सिंगल ऐसा मतलब ग्लैंड है जो 8 या 9 से ज़्यादा हार्मोन्स जो है उनको सिक्रीट करती है। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनको ये प्रमोट करती है, जिससे ग्रोथ आपकी आगे होती रहे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड जो होती है उसमें हार्मोन्स बनते हैं। प्रोलैक्टिन को सिक्रीट करती है, जिससे ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू होता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, जो आपका एड्रीनल हार्मोन यानी कि एड्रीनल ग्लैंड जो होती है वहां से आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। ठीक है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH है, एक होता है ACTH, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एक होता है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे क्या होते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होते हैं। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो 2 से ज्यादा हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, नहीं, सारी मेटल सॉलिड नहीं होती हैं। मरकरी जो होती है वो आपकी मेटल होती है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है, लिक्विड। ऑल मेटल्स आर हार्ड, नहीं, सारी मेटल्स जो है वो हार्ड नहीं होती, क्योंकि अगर आप सोडियम को देखेंगे तो सोडियम एक ऐसी मेटल है जिसको आप क्या करते हो, चाकू से इजीली काट सकते हो, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है।
यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, सीटेट पूछता है सोडियम जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ ही विग्रसली रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, मिट्टी के तेल में, इसको पानी के अंदर नहीं रखा जाता है, ठीक है। ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सारी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो गैस होती हैं, नहीं, सारी नॉन मेटल्स जो है वो गैसेस नहीं होती हैं। जो कोल होता है दैट इज ऑल्सो योर नॉन मेटल, तो कोल आपका गैस में नहीं होता है। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, बिल्कुल सही बात है, जितनी भी नॉन मेटल्स होती है ना वो सारी नॉन डक्टाइल होती है। और मेटल जो होती है वो एक तो सोनरस प्रॉपर्टी को शो करती है, डक्टाइल होता है, मेलिएबिलिटी होती है। जो नॉन डक्टाइल है इसका मतलब होता है कि जो नॉन मेटल है उसको आप पतले पतले तारों में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जबकि अगर मेटल में हम बात करें तो जो सोना होता है, चांदी होती है, इसको पतले पतले तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, आयरन हो गया। और जो मेलिएबिलिटी होती है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, यह याद रखिएगा, मेलिएबल अलग होता है और डक्टाइल अलग होता है। मेलिएबल का मतलब होता है पतली पतली शीट बनाना, जैसे हमने आयरन की शीट बना दी, चांदी की शीट बना दी, गोल्ड की शीट बना दी। और एक होता है डक्टाइल, डक्टाइल मतलब पतले पतले तारों में उसको कन्वर्ट करना। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे ऑल आर नॉन डक्टाइल। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, इसमें अगर आपसे पूछे कि लस्ट्रस प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो जो आयोडीन होता है इट शोज द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, यानी कि आयोडीन आपका चमकता है। वाई इज ए मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी बाय, जो बाई होता है आपका, वाई वो क्या है, एक नेचुरल मतलब मैन मेड फाइबर है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बेसिकली बोला जाता है कि ये कॉटन भी है और एक आर्टिफिशियल कॉटन भी है। ये मिलता किससे है, इसको हम, एक बात याद रखिएगा, जो रेयन होता है ना इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। कई बार पूछ लेता है रेयन नाम देके, रेयन ना देके आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है, तो वो होता है आपका रेयन, ठीक है। ये जो होता है आपके वुड पल्प, यानी कि लकड़ी का जो पल्प होता है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है, क्लियर। जो वुड पल्प होता है वो रॉ मटेरियल है, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसलिए इसको हम मैन मेड फाइबर बोलते हैं, क्लियर। और जो ये रेयन होता है, अगर आपसे आगे कुछ पूछे तो रेयन में क्या होते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आप इसमें डालते हो ना, इसके छोटे छोटे से फाइबर्स में, तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं वो किसका कंपोजिशन होता है, मतलब पहले एक सोल्यूशन बनाते हैं सेल्यूलोज का, और बहुत डीप हो जाएगा, चलिए छोड़ देते हैं। एक क्यूपर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाता है, फिर जो वुड पल्प है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, ठीक है। फाइबर का बस एक नाम याद रखिएगा रेयन का, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। दूसरा जूट जो होता है वो नेचुरल फाइबर होता है, नाइलॉन आपका कंप्लीट आर्टिफिशियल फाइबर होता है, एक्रेलिक आपका कंप्लीट आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नाइलॉन जो है उसको हम पैराशूट में यूज करते हैं। नेचुरल फाइबर जो होता है उसके पोर्स जो होता है वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उन कपड़ों को सूखने में भी बहुत टाइम लगता है, जबकि जितने भी आपके आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं उनको सूखने में वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उनके जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो वो ना तो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं और वो सूखते भी बहुत जल्दी है। अगर मैन मेड फाइबर की बात की जाए तो वो कौन सा है, रेयन। लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ये भी मैन मेड फाइबर है दोनों, लेकिन एक नेचुरल सोर्स यानी कि वुड पल्प, वहां से ऑब्टेन होता है रेयन। स्टडी द फॉलोइंग टेबल, अब यहाँ पे बोला है कि आपको ये जो टेबल है उसकी स्टडी करनी है और ये बताना है कि डोमेस्टिक फ्यूल जो है उसके लिए सबसे सही कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है, कोई ए फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है हाई, ठीक है। फिर है बी फ्यूल है मॉडरेट, सी फ्यूल है मॉडरेट, डी फ्यूल है लो। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसमें बेसिकली क्या करते हैं हम, जो हीट वो रिलीज करता है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जो हीट वो रिलीज करता है कंबशन के टाइम पे, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू एक टाइप से हीट का अमाउंट होता है जो फ्यूल होता है उसमें वो प्रेजेंट होता है, किसमें, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। जब आप उसको दहन करते हो या कंप्लीट कंबशन करते हो तो एक नॉर्मल कंडीशन जो होती है और कांस्टेंट प्रेशर पे जो क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है उसे कोई हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। हर फ्यूल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत अलग होती है। सिंपल टर्म्स में याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, जो फूड में या फिर फ्यूल में जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो उसके कंबशन से हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्टेट क्या है, ए फ्यूल सॉलिड स्टेट में है, बी गैस स्टेट में है, सी गैस स्टेट में है, डी लिक्विड स्टेट में है। इग्निशन टेम्परेचर की अगर बात करें तो ए का इग्निशन टेम्परेचर हाई है, बी का हाई है, सी का मॉडरेट है और डी का क्या है, लो। जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी फ्यूल या कोई भी सब्सटेंस जो है वो फ्लेम जल्दी से कैच करता है, मतलब वो फ्लेम पकड़ने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक चीज देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा है कि विच इज बेस्ट सुटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो डोमेस्टिक फ्यूल कौन सा होता है आपका, एलपीजी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पहली बात तो ये याद रखिएगा, ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट होती है, लो होती है। सबसे ज्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है ना, इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, ठीक है, कि पर ग्राम कितना एनर्जी उसमें प्रेजेंट है, जो कंबशन के टाइम पे हम मेजर करते हैं। तो जो आपका फ्यूल होता है, एलपीजी जो फ्यूल होता है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज मॉडरेट। अगर सबसे हाईएस्ट आपसे पूछी जाए ना, तो जो हाइड्रोजन होता है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो होती है आपकी 15 लाख के अप्रोक्स, सॉरी 1.5 लाख जो है उसके अप्रोक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्रोजन जो है वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू शो करता है। और जो काउ डंग होता है आपका, जो गाय का गोबर होता है, भैंस का जो गोबर होता है, उसकी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 टू 8000, ये याद रखिएगा। सबसे लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है काउ डंग की, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6000 से 8000। और सबसे हाईएस्ट अगर पूछी जाए तो वो होता है आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब आगे से अगर एलपीजी की पूछी जाए तो सीएनजी, एलपीजी और मीथेन। अब ध्यान दीजिएगा, मीथेन जो होता है ना, इसकी आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 50,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। यानी कि पर केजी ये 50,000 जो हीट है उसको रिलीज करता है। अब अगर आपसे पूछे कि सीएनजी की कितनी है, तो सीएनजी आपका कितना रिलीज करता है, 50,000, ठीक है। और अगर एलपीजी की आपसे पूछी जाए तो वो होती है आपकी 55,000। तो ये कैसा हुआ, आपका मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसको ये शो करता है। क्लियर है, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो ये हाई नहीं होगा, लो नहीं होगा। लो कौन सा होता है, काउडंग, जिसका होता है 6000 से 8000। और अगर हाईएस्ट की बात करें तो होता है हाइड्रोजन, जिसका होता है 1.5 लाख। मॉडरेट होता है आपका एलपीजी, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, और आपका जो मीथेन होता है वो होता है, मीथेन होता है आपका 50,000, सीएनजी होता है 50,000 और एलपीजी होता है 55,000। उसके बाद जो आपकी एलपीजी होती है वो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड होती है, गैस होती है, गैस होती है, लिक्विड होती है। तो आपका जो एलपीजी होता है ना, ये हमेशा कैसी फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। ना तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ना ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये कैसा होता है, गैस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका मॉडरेट और गैस, तो ये दोनों ही सही हैं। अब आपसे पूछा है इग्निशन टेम्परेचर। तो जो आपकी एलपीजी होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट होता है। हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है जैसे जब आप लकड़ी को जलाते हो, तो लकड़ी जो होती है ना वो जलने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे कोई भी सब्सटेंस या कोई भी फ्यूल जो है वो फ्लेम पकड़ता है। अब आप लकड़ी को देखो कितनी देर में वो जलना स्टार्ट होती है, कोयला कितनी देर में जलना स्टार्ट होता है। लेकिन यही अगर हम कागज की बात करें तो कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि कागज जो है वो बहुत जल्दी फ्लेम पकड़ता है। लेकिन एलपीजी जो होती है वो कैसा इग्निशन टेम्परेचर रखती है, मॉडरेट। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट, स्टेट गैस और इग्निशन टेम्परेचर इज मॉडरेट। स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया रेफर टू एज, वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर एरिया से जो है मतलब बाइंड अप होती है, एक पर्टिकुलर रीजन में जो स्पीशीज मिलती हैं उनको क्या बोला जाता है। पहला है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो इस धरती से गायब हो चुकी है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो अब हमको बाज वगैरह जो है, चील वगैरह, वो अब दिखाई नहीं देती। तो ये क्या होती है आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एंडेंजर्ड जो खत्म होने के बॉर्डर पे हैं। एंडेमिक स्पीशीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, जैसे पोलर बियर है। तो पोलर बियर जो है वो आपका क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन, यानी कि एक एंडेमिक रीजन है जहां पे आपको सिर्फ वो दिखेगा। माइग्रेटरी स्पीशीज होती है जो आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इसमें जो साइबेरियन क्रेन है वो हर साल माइग्रेट होते हैं। दीज आर योर माइग्रेटरी स्पीशीज। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में वो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, दैट इज योर एंडेमिक स्पीशीज। मेटल X displaces metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z. From its salt solution identify the most reactive metal. यहाँ पे बोला है कोई मेटल है X, उससे डिस्प्लेस किया मेटल Y को, यानी कि X जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू Y। हाईली रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। तो X ने क्या किया, Y को डिस्प्लेस किया इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन ये X जो है
वो Z को डिस्प्लेस नहीं कर पाई उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। क्यों? क्योंकि Z जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू X। तो X से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है? Z। तो एग्जैक्ट सीरीज क्या हुई? Z इज हाईली रिएक्टिव रेदर देन X रेदर देन Y। तो यहाँ पे पूछा है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होगा, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो Z है वो आपका हाईली रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। अब है लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन ए सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन ए कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड मैनर। ये वर्ड जहां आ जाएगा ना, डिफ्यूज्ड मैनर, वो प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ये हमेशा रफ सरफेस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जो रफ सरफेस होती है उसमें जैसे ही लाइट स्ट्राइक होती है, मान लीजिए कोई रफ सरफेस है, ठीक है, इस पे कोई भी लाइट जो है वो स्ट्राइक हुई, तो जो रफ सरफेस होती है ना वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, एक लीनियर पथ में। जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टिंग रे है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल बन जाता है, लेकिन इस केस में कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, तो जहां भी डिफ्यूज्ड मैनर आएगा यानी कि विसरित ढंग से परावर्तित होती है, वहां पे हमेशा आपका क्या होगा, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि सरफेस जो है वो कैसी है, रफ है। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस हैपन्स ओनली इन द रफ सरफेस। आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, क्योंकि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है उसमें जैसे ही लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे हिट होगी, तो ये बहुत अलग अलग डायरेक्शन में अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। और ये होता क्यों है? रफ सरफेस की वजह से, क्योंकि ये किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल को क्रिएट नहीं कर पाती। वर्चुअल और सेम साइज ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, ये कहाँ होगा आपका जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें ये इमेज फॉर्म होती है। रियल और एनलार्ज ये भी आपके कॉनकेव मिरर में होती है। वर्चुअल और एनलार्ज ये भी आपके कॉनकेव मिरर में होती है, लेकिन नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। ये कहाँ होगा आपका? डिफ्यूज्ड मैनर में, यानी कि रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पे क्या होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट आती है तो वो अलग अलग तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स, यानी कि अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बल में से किस से अधिक बल लगाना चाहिए? इन ऑर्डर टू स्लाइड ए ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये कोई बॉक्स है, ये उसके रूम में जमीन पे है, तो रेशमा कौन से फोर्स को अप्लाई करे ज्यादा क्वांटिटी में, जिससे ये जो फोर्स दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जिसको वो ज्यादा अप्लाई करे जिससे कि वो बॉक्स खिसक पाए? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है आपका, ये हर किसी ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप पहले तो ये समझिए फ्रिक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉक्स है, लेट सपोज यहाँ आप खड़े हो, आप इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, इस बॉक्स को हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि कोई टेबल है, उसके ऊपर कोई बुक रखी हुई है, अब वो बुक जो है वो नीचे नहीं गिर रही है, तो क्या रीजन है कि वो जो बुक है वो नीचे नहीं गिर रही है? तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बुक के ऊपर बहुत सारे फोर्स हैं जो अप्लाई होते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए टेबल है, इसके ऊपर ये बुक रखी हुई है, अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होता है, और ये सारे फोर्स एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, तो नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो मूविंग स्टेट में नहीं है। अगर आप किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो सस्टेनेबल ऑब्जेक्ट है, जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, अगर आप उसको पुश करते हो तो वो इजीली क्या होता है, मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के। जैसे आपने बॉक्स यहाँ खिसकाया, अपनी तरफ खिसका रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है, यानी कि ये कांस्टेंट फोर्स होता है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो ह्यूज बॉक्स है वो रूम में जमीन पे बिल्कुल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट उसमें है फॉर्म में, तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो उस पर लगा हुआ है, यानी कि रुके हुए ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, हमें उससे ज्यादा का फोर्स लगाना होगा, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मस्कुलर फोर्स जो होता है ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे दीवार को आप पुश कर रहे हो तो आप मसल्स को अप्लाई करते हो, बाल्टी उठा रहे हो तो वो मस्कुलर फोर्स होता है, और इसमें ऑब्जेक्ट और मसल्स जो है उनके बीच में कॉन्टैक्ट होता है। Identify the correct statement among the following. The lower the frequency of the vibration, higher is the pitch. बिल्कुल गलत है। क्यों?
क्योंकि जो पिच होती है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी ना पिच जो होती है वो उतनी ज़्यादा होगी। तो कई बार सीटेट में पूछा भी है, इवन कई कंपटीशन एग्जाम से पूछते हैं कि श्रिलनेस ऑफ वॉइस जो होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है। दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पिच। पिच फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होती है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। नहीं, जो लाउडनेस होती है ना साउंड की वो हमेशा किससे डिटरमाइन होती है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो जो आवाज में भारीपन होता है यानी कि जो प्रबलता होती है वो किससे डिटरमाइन होगी? आपकी लाउडनेस जो होती है वो हमेशा एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होती है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो साउंड होता है ना उसको ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और जो लाइट होती है वो आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है क्योंकि उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हम ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ते हैं, तो जो रेडिएशन होता है उसमें सनलाइट सीधे अर्थ पे रेडिएट होती है, तो उसको रेडिएट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि साउंड सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस में ही ट्रेवल कर पाती है। क्लियर? और कई बार जब थंडरिंग होती है तो लाइट जो है वो पहले चमक जाती है, आवाज बाद में आती है। क्यों? क्योंकि लाइट सीधा स्ट्रेट लाइन में आती है और वो क्या होती है, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड। अभी बताया है कि जो पिच होता है साउंड का वो हमेशा इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उससे डिटरमाइन होता है। क्लियर? जो लाउडनेस होती है ना इसको हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमेशा हर्ट्ज में मापा जाता है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वॉइस की पिच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। Which of the following sets comprises liquids which are poor conductor of electricity? यहाँ पे आपको एक सेट बताना है लिक्विड का जो पुअर कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जरूरी है कि जो भी लिक्विड आप यूज कर रहे हैं उसका कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो सके। अगर टैप वाटर की बात करें, दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि टैप वाटर के अंदर क्या होता है? मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट हो पाती है। शैम्पू में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती क्योंकि इसका कोई भी आयोनाइजेशन नहीं हो पाता। हनी बहुत डेंस होता है, विस्कस होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl होता है, ये आयोनाइज हो जाता है Na+ और Cl- में, सो इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेमन जूस, विनेगर, विनेगर जो होता है वो CH3COO- और H+ में आयोनाइज हो जाता है। शैम्पू बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेजिटेबल ऑयल, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। डिस्टिल वाटर, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है इसमें सारे आयंस रिमूव हो जाते हैं, सारे मिनरल्स हट जाते हैं। शुगर सॉल्यूशन, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। विनेगर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेमन जूस इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Which of the following sets comprises chemical changes? केमिकल चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस आपका प्रोड्यूस होता है। जैसे हम कंबशन ऑफ फूड की बात करें, ठीक है, खाना जो है जब बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसमें क्या हुआ? आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। वो आप खाना बनाते हो, सब्जी पकाते हो तो उसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें तो एक नया सब्सटेंस बनता है। तो केमिकल जो चेंजेस होते हैं ना उनमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। दूसरा, जो केमिकल चेंज होते हैं दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल, इनको आप वापस से चेंज नहीं कर सकते। बॉइलिंग ऑफ वाटर इज फिजिकल चेंज, ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी चेंज होती है, बस कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कंप्लीटली फिजिकल चेंज, क्योंकि ग्लास टूट के ग्लास ही रहेगा, लेकिन ये इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, आप वापस से उसको नया ग्लास नहीं बना सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कंप्लीटली योर केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, ये आपका कैसा होता है? फिजिकल चेंज होता है। जब आप पानी उसमें घोल दोगे तो कोई आप नया सब्सटेंस नहीं बना रहे हो। डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज कंप्लीटली योर केमिकल चेंज। श्रेडिंग ऑफ पेपर, आपने कागज काटा, लेकिन जैसे ही आपने कागज काटा वो रहा तो कागज ही, तो ये क्या होता है आपका? फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज होता है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, दैट्स योर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो आपका कैसा है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है वो वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना देता है? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर? बर्निंग ऑफ पेपर, आपने कागज को जलाया तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऐश में। डाइजेशन ऑफ फूड, आपने ग्लूकोज जो है आपने खाना इंटेक किया वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? C6H12O6, ठीक है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट केमिकल चेंजेस होते हैं।
अब यहाँ पे आपको बोला है नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट। जो नीना है वो साइकिल से क्या हुआ, मार्केट जा रही थी। ठीक है, कुछ ग्रोसरी आइटम खरीदने के लिए। जो मार्केट है वो 4 किलोमीटर दूर है उसके घर से। लेट सपोज ये नीना का क्या है, घर है, और ये नीना मार्केट गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। क्लियर। शी ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 10 मिनट्स। यानी कि शुरू के 10 मिनट, ठीक है, वो कैसे चलती है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में है यूनिट। यूनिट सबसे पहले चेक कीजिएगा, क्योंकि कहीं भी अगर कन्वर्ट करना हो तो आप उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल करती है पहले 10 मिनट। अब यहाँ पे 10 क्या है, मिनट में है। आपको उसको घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट किस में है, आवर में। तो आप इसको कैसे बदलेंगे, 10/60। क्लियर। तो 10/60 करेंगे घंटे में बदलने के लिए, ये कितना आ जाएगा, 1/6। अब यहाँ पे कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर से वो चल रही है, तो 1/6 × 12 आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया। बेसिकली उसने 10 मिनट में कितना किया, 2 किलोमीटर चल ली वो। ठीक है, यानी कि 10 मिनट में उसने 2 किलोमीटर यहाँ पे आके कवर कर लिया। अब बाद में भी तो फिर 2 किलोमीटर बचा होगा ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है ही 4 किलोमीटर। तो जब 2 किलोमीटर वो 10 मिनट में कवर कर ली 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अब बाकी का 2 किलोमीटर बचा। अब देखिए, ऑन हर वे शी मीट्स हर फ्रेंड निखत। अब रास्ते में वो अपनी फ्रेंड निखत से मिलती है। एंड स्टॉप्स टू चैट विद हर फॉर 15 मिनट्स। वहां पे इसने कितना देर वेट किया है, 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया था आपका, 10 मिनट। टोटल कितना निकला था हमारा, 10 मिनट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना, फर्स्ट 10 मिनट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट। 10 मिनट ये हुआ, 15 मिनट ये हुआ, ये हमारा टोटल टाइम निकल रहा है। अब शी रिज्यूम्स हर जर्नी। वो वापस से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कितना टाइम है, तो हमको टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, इस चीज के लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बचा कितना था आपका, मात्र 2 किलोमीटर बचा था, और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बची, 2 किलोमीटर। टाइम कितना है, स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4। तो ये होगा आपका 1/4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे टोटल, अब आप देखिए, आपको उसमें पूछा क्या है, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड। जो स्पीड होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो हो गई 4 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम अभी हमको नहीं पता। 10 मिनट पहले लगा, 15 मिनट वो रुकी है, और 1/4 किलोमीटर पर आवर एक और टाइम निकला है। अब इसको हम सब एक जगह लिख लेते हैं, 10 + 15 + 1/4। 10 और 15 कितना हो गया आपका, 25 + 1/4। अगर आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे हुआ आपका 10 + 15 + 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25/60। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 × 25, 5 1 5, 5 2 5/12। ये हो जाएगा आपका 5/12। ठीक है, प्लस 1/4। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 12 आएगा एलसीएम। यहाँ पे 5 ही रहेगा या 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/12। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4। 4/8/12। 12 ऊपर जाएगा तो 4 × 12/8। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 4 2 8, 2 2 2 6 12। तो यहाँ होगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हम वापस देखते हैं। नीना जो है वो साइकिल से कहाँ जा रही थी, मार्केट। ठीक है, टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। मार्केट जो है वो 4 किलोमीटर दूर है उसके घर से। ये नीना का घर था, 4 किलोमीटर दूर उसका मार्केट है। तो टोटल डिस्टेंस जो है ना इस पूरे क्वेश्चन में वो कितनी है, 4 किलोमीटर। अब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है पहली 10 मिनट के लिए। ठीक है, शुरू की 10 मिनट, ये पहला टाइम है 10 मिनट, और 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है। अब ये 10 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे ना, तो 10 मिनट्स हो गया। इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 1/6। कितनी स्पीड से चल रही है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 1/6 × 12 कितना आ गया, 2 किलोमीटर।
मतलब 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर जो है उसने कवर कर लिया। अब कितना बचा आपका, बाकी का 2 मिनट। अब यहाँ पे देखिए वो क्या करती है, 15 मिनट रास्ते में रुकती है, तो 10 मिनट तो ये हुआ, क्योंकि 10 मिनट यहाँ हो गया टाइम, 15 मिनट यहाँ हो गया। अब वापस से अपनी जर्नी उसने स्टार्ट की 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब 8 किलोमीटर पर आवर जो है, इसमें हमको टाइम निकालना पड़ेगा ना कि कितने टाइम में वो पहुंची है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी बची थी, 2 तो उसने पहले ही कवर कर ली थी, 2 किलोमीटर और बचा था, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारा एग्जैक्ट टाइम हमारे पास कितना आ गया, 10 मिनट, 15 मिनट और 1/4 किलोमीटर पर आवर। 10 और 15 कितना हो गया आपका, 25, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 25 क्या है, इसको हमें मिनट में घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट कितनी है, किलोमीटर पर आवर। तो जब आप 25 को डिवाइड करोगे 60 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 रिमेनिंग 10, तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया आपका 5/12, तो 5/12 और यहाँ पे है 1/4। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाए, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, ये आपका कितना रहेगा, 5 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 8/12, ठीक है। और जैसे ही आप टोटल डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे स्पीड, तो स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है टोटल, 4, टोटल टाइम कितना निकला है हमारा 8/12, ठीक है। 12 ऊपर जाएगा, जैसे ही 12 ऊपर जाएगा 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। Which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? यानी कि नमक और पानी का जो एक मिक्सचर है उसको सेपरेट करने में कौन सी टेक्निक जो है वो हेल्पफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, डिकेंटेशन हेल्पफुल नहीं होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डिस्टिलेशन नहीं होगा, बॉइलिंग नहीं होगा। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है, ये सारे ही मेथड जो हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट और वाटर के फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल होते हैं। बॉइलिंग, आप पानी को गर्म कीजिए, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट नीचे रह जाएगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है जिसमें पानी को इतना ज़्यादा बॉईल कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्यूरिफाई कर देते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पीछे रह जाती हैं। फिल्ट्रेशन, फिल्टर मेथड के थ्रू आप उसको अलग कर सकते हैं। डिकेंटेशन होता है जिसमें जो लार्जर साइज पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो स्मॉल साइज होता है यानी कि जो लाइट वेट है उसको अलग से निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे सारे जो है वो सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में सेपरेट करने में यूजफुल होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बोनस मार्क मिला था। Which of the following properties of light can be used to explain the phenomena of shadow formation? यानी कि प्रकाश का कौन सा गुणधर्म है जिसका उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। Light travels in a straight line. Light travels at a high speed. Light is composed of 7 colors. Light doesn't pass through opaque objects. जो शेडो होती है, दिस इज ऑलवेज योर ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि अपारदर्शी। शेडो से कभी भी लाइट पास होती है नहीं, तभी तो वो एकदम ब्लैक दिखती है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि लाइट जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उनके थ्रू पास नहीं होती, तो डी बिल्कुल सही है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब इनमें से कोई एक है, ठीक है। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। जो विबग्योर होता है आपका कि लाइट जो होती है वो 7 कलर की बनती है, वो प्रिज्म के लिए होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो लाइट होती है बहुत हाई स्पीड पे ट्रेवल करती है, क्योंकि यहाँ पूछा है शेडो फॉर्मेशन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सही है कि जो लाइट होती है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, तभी तो आपका जो इमेज होता है वो ऑब्जेक्ट के जस्ट पैरेलल होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clay soil. The amount of large and fine particles is about the same in clay soil. The proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in sandy soil. The proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in loamy soil. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो जो बलुआ मृदा होती है यानी कि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें महीन कण का जो अनुपात होता है वो चिकनी यानी कि क्ले सॉइल की अपेक्षा ज्यादा होता है। नहीं, जो क्ले सॉइल होता है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इवन क्ले तो आपने घर पे भी देखा होगा कितना चिकना होता है। दूसरा जो क्ले सॉइल होती है ना उसमें आयरन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्ले सॉइल जो होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत सही होती है, बहुत स्ट्रांग होती है।
चिकनी मृदा में बड़े कण और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, नहीं। जो क्ले सॉइल होती है ना, उसके अंदर आपके जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत मतलब लार्जर क्वांटिटी में होते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स। जो लार्ज पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन होता है लूमी सॉइल में वो ज़्यादा होता है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में, नहीं। ये तीनों ही गलत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना वो होते हैं सैंडी सॉइल के, फिर होते हैं लूमी सॉइल के, क्योंकि जो लूमी सॉइल होती है ना वो क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल का मिक्स कंपोजिशन होता है, और सबसे फाइन पार्टिकल्स होते हैं आपके क्ले सॉइल में। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होती है क्ले सॉइल की, फिर लोमी की, और सबसे कम होती है सैंडी सॉइल की, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स बहुत बड़ी साइज के होते हैं, वो जितनी जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं उतनी जल्दी उसको रिलीज भी कर देते हैं। The proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in loamy soil। बिल्कुल सही बात है। लोमी सॉइल के कंपैरिजन में जो आपकी क्ले सॉइल होती है उसमें पार्टिकल्स की संख्या बहुत सही होती है, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होती है। जो विटामिन सी होता है ना उसकी कमी की वजह से हमेशा आपके जो गम्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इवन पायरिया जो डिजीज होती है वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। विटामिन सी से कौन सी डिजीज होती है आपकी स्कर्वी, अगर डेफिशिएंसी हो तो। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन बी बेरी, विटामिन डी रिकेट्स। अब विच विटामिन दिस विटामिन एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई, ये जो विटामिन है सी वो एसेंशियल होता है कौन से मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो आपका आयरन होता है ना उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये आपका एक एसेंशियल मिनरल होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता होगी, आयरन जो होती है उसकी जो मेन एलिमेंट होता है वो क्या होता है आपका फेरिक। अगर फेरिक पिगमेंट को फेरिक बने रहना है, उसको फेरस में कन्वर्ट नहीं होने देना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आयरन आपकी बॉडी में जो विटामिन सी है वो उसको फेरस में कन्वर्ट होने नहीं देता। एक्स इज फाउंड इन फूड जेड, जो फूड जेड है मतलब जो एक्स है आपका विटामिन सी वो किस में मिलता है, जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट होते हैं, यानी कि जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सबके अंदर आपका सिट्रस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे वापस देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्स, यानी कि विटामिन एक्स क्या है, विटामिन सी, इसकी कमी की वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है। ये विटामिन एसेंशियल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयरन, और एक्स जो होता है वो मिलता है कौन से फूड में, सिट्रस फ्रूट में। तो एक्स वाई जेड क्या हुआ, विटामिन सी, आयरन एंड सिट्रस फ्रूट। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस, जो नेचर ऑफ साइंस है उसको सबसे सही तरीके से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब करता है। साइंस इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, जो विज्ञान है वो विश्वास की एक प्रणाली है, नहीं। जो विश्वास पे बेस्ड होती है दैट इज योर आर्टिफिशियल साइंस। जैसे आपका जो भी पामोलॉजी होती है या न्यूमेरोलॉजी होती है, इसमें क्या होता है आप किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करते। साइंस इज सोशल इन नेचर, ये नेचर ऑफ साइंस है कि जो साइंस होती है वो प्रकृति में सामाजिक है। लेकिन सबसे अच्छा जो अगर डिफाइन करना हो तो वो क्या होता है, साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन दियर वर्क। बिल्कुल सही बात है कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना वो अपने काम में पूरी तरह से कैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। दैट्स वेरी ट्रू कि जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर ऑलवेज इसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो साइंस होती है दैट इज सोशल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन नेचर, वैज्ञानिक जो है वो अपने कार्य में पूरी तरह से निष्पक्ष होते हैं। ये नेचर ऑफ साइंस नहीं है, दिस इज द नेचर ऑफ साइंटिस्ट। द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, जो वैज्ञानिक विधि अनुसंधान है उसके संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। यानी कि जो साइंटिफिक मेथड है सिर्फ वही रिसर्च के लिए होता है, नहीं। रिसर्च आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, सिर्फ साइंटिफिक मेथड के थ्रू रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। जब न्यूटन ने देखा था कि सेब नीचे आ रहा है, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, तो उन्होंने ये चीज साइंटिफिक मेथड से सर्च नहीं की थी, उन्होंने बैठे बैठे ही इस चीज को रिसर्च किया था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2 की जो साइंस होती है दिस इज द नेचर ऑफ साइंस, इट्स सोशल इन नेचर। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, यानी कि जो संज्ञानात्मक वैधता है उसका मतलब साइंस में क्या है। पहली बात तो वैधता का मतलब होता है कि जिस उद्देश्य के लिए आप किसी भी चीज को बना रहे हो ना वो उस उद्देश्य की पूर्ति करे। इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, समय के साथ कैसे कैसे विज्ञान की अवधारणाएं चेंज होती गई, ये आपका कॉग्निटिव वैलिडिटी नहीं है। दिस इज नेचर ऑफ साइंस कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बाय द टाइम ये चेंज होता रहता है।
अडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब वैधता, कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, यानी कि बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से ही बच्चे को आप साइंस पढ़ाइए। मान लीजिए बच्चा है 6 क्लास का, आप उसको पढ़ा रहे हो 12th क्लास की साइंस, ठीक है। अगर मैं 1st क्लास के बच्चे को डीएनए पढ़ाने लग जाऊं, दिस इज वैलिड, दिस इज कंप्लीटली वायलेंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस। डिल्यूजन ऑफ कंटेंट, आप अगर जो कंटेंट है उसको ही मतलब मिक्सअप कर दोगे, साइंस में मैथ पढ़ा रहे हो, मैथ में फिजिक्स पढ़ा रहे हो, तो इसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होगा, दिस इज रॉन्ग। इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, नहीं, साइंस में सिर्फ हमको फन के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाना होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि 6 to 8th क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, जो साइंस करिकुलम है उसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार अपर प्राइमरी स्टेज में क्या चीज रिकमेंड की गई है। कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, ये तो उन्होंने बोला था, ये इनके एक उसमें भी था कि बच्चे को आप जो भी चीज दे रहे हो, जो भी नॉलेज दे रहे हो, वो उसके रियल लाइफ सिचुएशन जो है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट्स, ये बिल्कुल बोला था एनसीएफ 2005 ने कि बच्चे को आप हैंड ऑन एक्टिविटीज करने दीजिए। बच्चा जब खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, खुद से कोई चीज करके देखता है, तो वो ज्ञान लॉन्ग लास्टिंग होता है। कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, बच्चा जो है उसको आप मतलब एक सब्जेक्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट से समझा दीजिए, नहीं, जहां पे आप बिल्कुल बच्चे को एक पैसिव लर्नर बना के सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, उस केस में बच्चा कभी भी चीजों को नहीं सीखता। Along with concepts, laws and theories need to be introduced, नहीं, एनसीएफ 2005 कहता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि सिद्धांत, नियम, थ्योरीज, इनको भी आप बच्चे के कॉन्सेप्ट के साथ दीजिए। जब बच्चा इस लायक हो जाए कि बच्चा कॉन्सेप्ट, थ्योरी और लॉ को समझ पाए, तब आप बच्चे को ये ज्ञान दीजिए। और यहाँ पे बच्चा कैसा है, 6 to 8th क्लास का, तो इस केस में बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो इतना हाई नहीं होता। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस, यानी कि साइंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसको बताइए। साइंटिस्ट रिलाई हेविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट दियर वर्क, बिल्कुल सही बात है कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने काम को पूरा करने के लिए इमेजिनेशन पर जीते हैं। अगर किसी भी चीज को आप इमेजिन ही नहीं करोगे तो आप उसकी रिसर्च कैसे करोगे। ऑल साइंटिफिक आइडियाज आर डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जहां भी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आ जाएगा ना, वो नेचर ऑफ साइंस में हमेशा गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक विचारों को आप कभी भी नियंत्रित प्रयोगों के द्वारा डिस्कवर नहीं कर सकते। हम बहुत सारी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो लॉ बनता है। When a theory has been supported by a great deal of scientific evidence, it becomes law, नहीं, जब आप एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन देते हैं तो वो नियम बन जाता है। नहीं, नियम बनने के लिए बहुत जरूरी है आप समर्थन नहीं, उस एक्सपेरिमेंट को, उस थ्योरी को बार बार आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखते हो, जब सेम रिजल्ट आता है देन इट बिकम्स लॉ। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटीज प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में जो साइंस है वो समाज की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। तो साइंस के बारे में सही क्या है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसके ऊपर रहते हैं, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं अपने काम के लिए। क्लियर, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ईशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर ए वीक, ईशू को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट इकट्ठा करने के लिए एक इंडिविजुअल काम दिया। आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम द असेसमेंट इंडिकेटर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से वे पहचाने कि इशू कहां गलत हो गई। शी टेबुलेट्स डेटा फ्रॉम ए वेबसाइट एवरी डे, वो डेली क्या करती है, एक वेबसाइट से पूरा डेटा आंकड़ा इकट्ठा करती है। शी अराइव्स एट कंक्लूजन दैट रेन मे और मे नॉट टेक प्लेस इन द कमिंग वीक, जो वो जब डेटा इकट्ठा करती है तो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि आने वाले वीक में बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। शी कंक्लूड्स दैट डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल, वो ये रिजल्ट निकालती है कि जो आर्द्रता है उसमें कमी से वर्षा की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। शी अंडरस्टैंड दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेराइज एवरी डे, वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा जो है वो हर दिन अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वो मौसम रिपोर्ट जब तैयार कर रही है तो उससे गलती कहाँ हुई है, ये बात तो सही है कि वो डेली वेबसाइट से आंकड़े इकट्ठे करके उनको क्या करेगी, डेटा बनाएगी, मतलब एक टेबल बनाएगी। वो इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि आने वाले टाइम में
अब बरसात होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि वो कलेक्ट ही वेदर रिपोर्ट कर रही है, तो ये दोनों तो सही हैं। शी कंक्लूड्स दैट डिक्रीज्ड ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। नहीं, जब ह्यूमिडिटी अगर कम होती है तो रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होगा, ये गलत है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो उस टाइम रेनफॉल जो होता है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा अगर मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो या मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका रेनफॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन डिक्रीज ह्यूमिडिटी नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज ह्यूमिडिटी जो होती है इट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। शी अंडरस्टैंड द रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेराइज एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, वो समझती है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर की जो रेंज होती है वो हर दिन अलग अलग होती है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल गैप इन लर्नर। इनमें से क्या जो है वो शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। क्विज सेशन ऑर्गेनाइज करना, प्रैक्टिकल स्किल ऑब्जर्व करना, कॉन्सेप्ट मैप यूज करना, होमवर्क रेगुलरली देना। यहाँ पे पहला पूछा क्या है आपसे कि कंसेप्चुअल गैप, यानी कि बच्चा किसी टॉपिक को समझने में कहीं पे उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्विज सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा है कि जो संकल्पनात्मक कमी है, यानी कि बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है समझने में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्विज सेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे, कॉन्सेप्ट मैप यूज करेंगे, या फिर उसको रेगुलरली होमवर्क दे देंगे। तो इस केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, बच्चे को कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू वो चीज़ समझाएंगे। मान लीजिए बच्चा जो है कोई फोर्स है, ठीक है, फोर्स कोई टॉपिक है उसको नहीं समझ पा रहा है, तो आप बच्चे को क्या करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग, या तो ट्री बना के या फ्लो चार्ट बना के वैसे चीज़ों को आप रिलेट करके बच्चे को समझाएंगे। क्विज सेशन जो होता है वो बच्चे के आकलन के लिए सही है, प्रैक्टिकल स्किल बच्चे के असेसमेंट के लिए सही है, होमवर्क दो रेगुलरली जस्ट टू मेक हिम बिजी। लेकिन अगर बच्चे को कॉन्सेप्चुअल गैप जो है उसको फिल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे को कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू समझाइए। नेक्स्ट है टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस। विज्ञान को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को प्रोत्साहित करना। यू मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। आप सभी प्रकार के मतलब मेथड जो हैं इन चारों में से अपना सकते हैं किसी एक को छोड़ के। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। आप जब साइंस के क्लासरूम में हैं तो जो लैंग्वेज है आपकी बहुत जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए। टू एनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो, बच्चे को वैसा करने के लिए। आप बच्चे क्लास में जाके एक ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते कि आप साइंस के प्रैक्टिकल करो क्योंकि आप लड़के हो, आप साइंस के एक्सपेरिमेंट मत करो क्योंकि आप लड़की हो, नहीं। तो ये क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव है। बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम, बिल्कुल गलत है कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, डोमिनेट करती हैं किसमें, डिस्कशन में। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके भी पॉइंट्स पावरफुल होते हैं दैट पर्सन डोमिनेट्स। इनवाइट विमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, बिल्कुल सही बात है। जब हम विमेन साइंटिस्ट को बुलाते हैं क्लास में कोई भी स्पीच देने के लिए या मोटिवेशन के लिए, तो उस केस में क्या होता है, लड़कियां बूस्टअप होती हैं और लड़के भी जो है मतलब एक जेंडर स्टीरियोटाइप से हम बाहर निकलते हैं। इंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग मिथ एंड स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस। बच्चों को एक ऐसी चीज में आप उलझा दो जहाँ पे जितने भी मिथ होते हैं, यानी कि जो मिथक है या रूढ़िवादिता है जो है साइंस में, उससे बच्चे बाहर निकल सके। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है उसको हम यूज नहीं कर सकते कि दिमाग में ये चीज हम घुसा के रखें कि लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा हावी होती हैं, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट है साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन बिकॉज। जो साइंस का टीचर है उसको अब सारे क्वेश्चन पूछने चाहिए। डाइवर्जेंट होता है जिसमें एक ही क्वेश्चन के 10 आंसर हों, और कन्वर्जेंट होता है जिसमें एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होता है। इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन ए लर्नर। जो अपसारी क्वेश्चन होते हैं ये गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है। तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि टीचर को जो अपसारी प्रश्न है वो पूछने चाहिए, उसके पीछे का रीजन क्या है। पहला तो ये बच्चे के अंदर ना ये क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है और उसको डेवलप करता है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है जहां बच्चा हर पहलू को देखता है, उसके क्या डिमेरिट्स हैं क्या मेरिट्स हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। करेक्ट आंसर तक बच्चों को लेके जाता है तो वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, जहां आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं। बच्चे की थिंकिंग स्ट्रेटेजीज को डेवलप करता है, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है बच्चा एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सोचे।
इट हेल्प्स इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन ए लर्नर, बिल्कुल सही है, बच्चे के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट अप करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ACD इज करेक्ट। क्लियर? यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्स लर्नर्स इन, जहाँ पे आप कक्षा में प्रदर्शन का उपयोग करते हो तो मुख्य रूप से बच्चों को शामिल करना क्या कहलाता है? विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, विजुअल लर्निंग ओनली, विजुअल ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि डेमो कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है, बच्चे उसमें आपने इंक्लूड किए हैं। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है ना, चाहे क्लास में हो चाहे प्रैक्टिकल रूम में हो, उसमें बच्चा केवल एक तो देखता है। मान लीजिए टीचर को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, लिटमस पेपर टेस्ट कर रहा है, तो उस केस में सिर्फ आप देखते हो और चीजों को सुनते हो। तो यहाँ पे सिर्फ विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग जो होती है वो काम में आती है, क्योंकि यहाँ बच्चा खुद से करके नहीं देख रहा है। Give the sequence of planning for your science classroom using inquiry approach and teaching concept of density. घनत्व की अवधारणा जो है उसके शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। मतलब बच्चे को आप कैसे डेंसिटी अप्रोच जो है, डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए जो अप्रोच आप यूज कर रहे हैं उसकी प्लानिंग जो है वो कैसे रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे? अलाउ स्टूडेंट्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट that float and sink, allow student to play with water in a tub with different object, ask student to design a small boat that can carry 1 kg of weight। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि शिक्षार्थी जो है यानी कि स्टूडेंट जो है उनको अलग अलग आप ऑब्जेक्ट देंगे और टब में पानी के साथ खेलने का एक मौका देंगे। मतलब बच्चे को अलाउ करेंगे आप टू प्ले विद वाटर इन ए टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दे दिए। उसके बाद आप बच्चे को बोलेंगे कि डिटरमाइन करो कि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे। जैसे बच्चे को आपने पत्थर दिया, वो पानी में डूब जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m/v, मास जितना ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा, ठीक है? अब मान लीजिए आप बच्चे को बर्फ दीजिए तो वो क्या करेगी? पानी पे फ्लोट करेगी, ठीक है? तो इस केस में बच्चा जो है, आप उस बच्चे को बोलिए कि वो रिलेशनशिप मालूम करे। फिर बच्चे को डिजाइन करने के लिए दीजिए कि स्मॉल बोट जो कैरी कर सकती है 1 किलोग्राम वेट को, तो उसमें क्या होगा? वो उसके ऊपर इजीली फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे क्या है? बच्चे को लास्ट में आपने हैंड ऑन एक्टिविटी कराई, पहले बच्चे को खुद से, यहाँ पे हमने इंडक्टिव अप्रोच को प्रॉपरली यूज किया है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। वाई इज ए प्लांट विच डजंट हैव क्लोरोफिल, व्हाट कुड वाई बी? जो वाई है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। कस्क्यूटा, एल्गी, पिचर प्लांट और मैपल ट्री। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज कस्क्यूटा। क्यों? क्योंकि कस्क्यूटा जो होता है दैट इज कंप्लीटली योर पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट कौन होते हैं? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। होस्ट यहाँ पे कोई और होता है। कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट। वो क्या करता है? पूरा आपने देखा होगा एक क्लाइंबर ट्री होता है कस्क्यूटा, अमरवेल, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ऐसे चढ़ती जाती है, इस तरह से चढ़ती है। एल्गी जो होती है ये फोटोट्रॉफिक होती है, एल्गी अपना खाना खुद बनाती है। एल्गी के साथ अगर फंगाई जो होती है वो अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहे तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। पिचर प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। Which of the following statement is correct? Large intestine is wider and shorter than small intestine. जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे क्या होता है? एक तो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? दूसरा, आप जितनी भी मेडिसिन खाते हो ना ये यहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रोसेस नहीं होगी। तो एक तो ये चौड़ी होती है और छोटी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन नहीं। जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का वो कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ये ऐसे कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस पे छोटे छोटे से पिलाई प्रेजेंट होते हैं। ये पिलाई क्या करते हैं? एक कंप्लीट वाइड एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे खाने को इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। एसिमिलेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। जो एसिमिलेशन होता है खाने का वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में जाके उसका एब्जॉर्ब हो जाना। एसिमिलेशन होता है ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक खाने का पहुंचना। लार्ज इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होता है और जो सिल्क फाइबर है उसके बारे में, मतलब रेशम कीट का जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। जो लार्वा होता है सिल्क मॉथ का उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो सिल्क मॉथ होता है आपका उसके लार्वा को क्या बोला जाता है, कैटरपिलर। प्यूपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर, नहीं, ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सिल्क फाइबर्स आर प्रोटीन सिक्रीटेड बाय कैटरपिलर, बिल्कुल सही है। जो सिल्क फाइबर होता है वो प्रोटीन्स होते हैं जो कैटरपिलर के थ्रू सिक्रीट होता है। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, बिल्कुल सही बात है। जो सिल्क का धागा होता है वो किससे मिलता है हमें, सिल्क मोथ का जो कोकून होता है उससे। जो लार्वा है सिल्क मोथ का उसे क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। प्यूपा जो है वो डेवलप होता है कैटरपिलर में। आप अगर पहला स्टेटमेंट सही से देख रहे हैं तो दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब सिल्क मोथ के लार्वा को हम कैटरपिलर बोल रहे हैं तो जो प्यूपा है वो कैटरपिलर में डेवलप कैसे हो जाएगा। सिल्क फाइबर जो होता है वो प्रोटीन होता है जो कैटरपिलर के थ्रू सिक्रीट होता है। सिल्क यार्न जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है सिल्क मोथ के कोकून से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, यार्न जो होता है वो होता है आपका धागा और इसके पहले आता है आपका फाइबर और एक आता है आपका फैब्रिक। जो फैब्रिक होता है, जो हम बोलते नहीं है कि कॉटन फैब्रिक है, नायलॉन फैब्रिक है, ये यार्न धागे से मिलकर बनता है, ठीक है। और जो फाइबर होता है आपका, जब आप उसको कॉटन का जो फ्रूट होता है उससे जब आप उसको अलग कर देते हो, दिस इज योर फाइबर। तो फाइबर अलग होता है, यार्न अलग होता है, फैब्रिक अलग होता है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।